दोस्तों 2003 में एक स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ था। उसी की स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये स्कैम कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 30,000 करोड़ का स्कैम था जो एक फ्रूट बेचने वाले ने किया था। कोई भी स्कैम यूं ही एक झटके में नहीं हो जाते। इनको प्लान करने में कई लोगों की मेहनत और कई साल लग जाते हैं, तब जाके होता है एक सक्सेसफुल स्कैम। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको भी ये वंडरफुल स्टोरी पता चल सके। 2003 में इस स्कैम का पर्दाफाश होने के बाद जिसने ये स्कैम किया यानी अब्दुल करीम तेलगी, उसे हॉस्पिटल में सोडियम पेंथोल का इंजेक्शन लगाकर उसका नार्को टेस्ट किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इस स्कैम में उसके साथ कौन कौन जुड़ा था। फिर अब्दुल ये कहानी कैसे शुरू हुई वो बताता है। 1982 में अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटक के एक गाँव खानापुरा के आसपास आने वाली ट्रेनों में फ्रूट बेचा करता था। उसके फ्रूट बेचने का अंदाज सबको पसंद आता था। उसी ट्रेन में शौकत भाई भी बैठे थे। उनको भी अब्दुल का अंदाज पसंद आया, इसलिए उन्होंने अब्दुल को अपना एड्रेस दिया और मुंबई आने को कहा। उन दिनों अब्दुल खानापुर गांव की झोपड़पट्टी में रहा करता था। जगह जरूर छोटी थी लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, इसलिए वो अपनी माँ से इजाजत लेकर पहुंच गया शौकत भाई के पास मुंबई में। मुंबई में पांव रखते ही उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी। फिर अब्दुल शौकत भाई के पास जाता है। उन दिनों शौकत भाई के कमरे और तिजोरी दोनों ही खाली थी। फिर अब्दुल ने अपना दिमाग चलाया और विजिटिंग कार्ड को हर पान बीड़ी वाले और टैक्सी वाले को बांट आया और साथ में उनको कमीशन का भी लालच दे दिया। अब धंधा 4 गुना हो गया, इसलिए अब्दुल की इज्जत और पगार दोनों डबल हो गए। उन दिनों अब्दुल का लक बड़ा ही सॉलिड चल रहा था। शौकत भाई की बेटी नफीसा के साथ अब्दुल का टांका भिड़ा और उन दोनों का निकाह हो गया। फिर अब्दुल के सपने और भी बड़े हो गए और वो इंडिया से बाहर गल्फ में काम करने चला गया। फिर 7 साल बाद उसे अपने घर परिवार की याद सताने लगी, इसलिए वो अपना ताम झाम लेकर वापस इंडिया आ गया। अब इंडिया में उसने कबूतरबाजी का धंधा शुरू कर दिया। कबूतरबाजी समझते हो? नकली कागजात पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजना। लेकिन ये धंधा भी ज्यादा चल नहीं पाया और अब्दुल को पुलिस पकड़ कर ले गई। उनका केस आया इंस्पेक्टर मधुकर डोंबे के पास। उन्होंने अब्दुल की अच्छी सेवा पानी की, फिर उसको लॉकअप में बंद कर दिया गया। वहाँ उसकी मुलाकात कौशल झावेरी के साथ हुई। उसका यहाँ पर रोज का आना जाना था। उसका मानना था कि डांस बार हो या पुलिस स्टेशन, एक बार जो यहाँ आ जाए वो बार बार आता ही रहता है। फिर शौकत भाई अब्दुल की जमानत करवाते हैं। घर जाकर अब्दुल अपनी सफाई देता है कि मैं तो लोगों का भला ही कर रहा था, जो बेचारे अपना भविष्य बनाने वहाँ जाना चाहते थे और जिनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, मैं उनको किस्मत आजमाने का मौका दे रहा था। फिर शौकत भाई कहते हैं दायरे में रहकर काम करो, आइंदा मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। अब्दुल को आगे कुछ भी करने के लिए पुलिस रिकॉर्ड में से अपना नाम हटवाना था, इसलिए वो जाता है एडवोकेट गणेश कांबले के पास। इनके बारे में अब्दुल को कौशल झावेरी ने बताया था। वो कहता है इंस्पेक्टर मधुकर डोंबे को रिश्वत खिलानी पड़ेगी। फिर अब्दुल अपना दिमाग चलाता है और गणेश कांबले को कहता है कि आप इंस्पेक्टर को अपनी जेब से रिश्वत दें और समझ लो कि ये आपने मुझ पर इन्वेस्ट किया है, बदले में मैं आपके पास बहुत सारे क्लाइंट लेकर आऊंगा। गणेश कांबले अब्दुल की बातों में आ गया। कुछ दिन बाद अब्दुल शौकत भाई के होटल की रिसेप्शन पर बैठा था, तभी उससे मिलने के लिए कौशल झावेरी आया। वो कहता है अगर खुद के पैसे कमाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, प्लान समझाता हूँ। फिर कौशल अब्दुल को अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ वो अब्दुल को शेयर मार्केट के फिजिकल डेट सर्टिफिकेट दिखाता है। एक सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा 5 बार किसी पार्टी के नाम ट्रांसफर हो सकता है और उसके बाद वो पुराने सर्टिफिकेट को रद्दी बनाकर संभाल कर रख देते हैं और फिर नया सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। उस रद्दी में से अगर थोड़ी बहुत रद्दी गायब हो भी जाए तो किसको परवाह है। और इस रद्दी में छिपा है खजाना यानी एडहेसिव स्टैम्प। हर स्टैम्प की कीमत अलग अलग होती है, 1, 2, 5 से लेकर 10 रुपए तक। अब आगे का कमाल होता है केमिकल का, जो पेपर से स्टैम्प को अलग कर देता है और फिर कुछ केमिकल की हेल्प से स्टैम्प के ऊपर से स्याही हटाई जाती है। अब जो स्टैम्प बच जाती है उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कम कीमत में बेच दिया जाता है। अब की बार जब वे स्टैम्प बेचने जाते हैं तो अब की बार वहाँ उनकी बहुत ही कम कीमत लगाई जाती है, इसलिए वे अपनी स्टैम्प नहीं बेचते। फिर बाहर जाते समय उनको समझ में आ जाता है कि वे कोलकाता गैंग वालों से बहुत ही कम कीमत में स्टैम्प खरीद रहे हैं। फिर जब कौशल उनसे पूछता है कि हमारे धंधे में क्यों टांग अड़ा रहे हो, तो कोलकाता गैंग वाला बाबू कहता है यहाँ जिसके पास लाठी होती है भैंस उसी की होती है। फिर कौशल अब्दुल को समझाता है कि सबसे पहले ये रेवेन्यू स्टैम्प ओल्ड कस्टम हाउस में आते हैं, फिर वहाँ से कुछ कर्मचारियों से सेटिंग
सेटिंग करके ये आधे भाव में उनसे खरीद लेते हैं और अपना थोड़ा बहुत मार्जिन रखकर यहाँ आकर बेच देते हैं। इनका गम वाश का खर्चा भी नहीं लगता और ना ही मेहनत। अब अगले दिन वे कोलकाता गैंग वालों का पीछा करते हैं जो टिफिन में उनके लिए बिरयानी लाया करते थे। वे जिस टिफिन में उनके लिए बिरयानी लाया करते थे उसी टिफिन में उनके लिए स्टैंप जाया करती थी। लेकिन अब्दुल समझ जाता है कि एक कर्मचारी ऐसा भी है जिसको खाने के लिए बिरयानी नहीं मिलती। फिर वे आधी रात को उसे गली के नुक्कड़ पे पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम भी बिरयानी खाना चाहते हो तो कल बीएससी के सामने वाले पार्क में आ जाना। फिर उम्मीद के अनुसार वो उन दोनों से मिलने जाता है। वो उनके लिए रिवेन्यू स्टैंप तो नहीं बल्कि स्टैंप पेपर लेकर आया था। लेकिन इतने में वहां कोलकाता गैंग वाले आ जाते हैं और उन तीनों को खूब पीटते हैं। फिर वे स्टैंप पेपर अपने साथ ले जाते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें अब्दुल देख लेता है। फिर रात को घर पर शौकत भाई अब्दुल के वैसे ही एक स्टैंप पेपर पर साइन लेते हैं। दरअसल वो उनकी वसीयत थी जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ अब्दुल की बेटी के नाम कर दिया था। फिर अगले दिन अब्दुल हॉस्पिटल पहुंच जाता है विट्ठल भाऊ के पास और उनसे पूछता है कि इस पेपर में ऐसा क्या था जो वे उसे लूट कर ले गए। विट्ठल भाऊ बताता है कि तुम जिस स्टैंप के पीछे पड़े हो वो तो कुछ भी नहीं है, स्टैंप पेपर बादशाह है। आज मैं जो भी पेपर लेकर आया था उनकी कीमत लगभग 15,000 रुपए थी। ऐसे पेपर कभी कभी आते हैं। फिर अब्दुल उससे स्टैंप पेपर की पूरी जानकारी लेता है। फिर अब्दुल कौशल के पास जाता है और उसे समझाता है कि भारत सरकार पूरे देश में एक साल में 33,000 करोड़ रुपए के स्टैंप पेपर बेच देती है और उसमें से 2500 करोड़ केवल मुंबई से रेवेन्यू जनरेट होता है। चाहे किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो, चाहे किसी की वसीयत लिखनी हो, कंपनी डीड, सेल डीड, पार्टनरशिप डीड, हर तरह के एग्रीमेंट या कोर्ट मैरिज ही क्यों ना करनी हो, सब कुछ इन स्टैंप पेपर के ऊपर ही लिखा जाता है। बस ये समझ लो कि ये पेपर कुबेर के खजाने की चाबी है। अब अगर हम 33,000 करोड़ में से 70-80 करोड़ चुरा भी लेंगे तो किसको पता चलेगा। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाना नहीं बनाना है। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आगे बने रहिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अब समय था जब राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। अब विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए थे। सभी कंपनियों को भारत में पैसे का पहाड़ नजर आ रहा था, इसलिए सभी अपने पैर जमाने में जुटे हुए थे। फिर बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई और उसके कारण देश भर में दंगे शुरू हो गए थे। ऐसे माहौल में भी इन दोनों की प्लानिंग चल रही थी कि 33,000 करोड़ के हलवे में से एक चम्मच हलवा कैसे निकाला जाए। अब्दुल बताता है कि स्टैम्प पेपर का सफर नासिक से शुरू होता है। देश भर में बिकने वाले स्टैम्प पेपर यहीं पर छपते हैं। अलग अलग कीमत वाले स्टैम्प पेपर का वजन भी अलग अलग होता है। लाखों रुपए के स्टैम्प पेपर पूरी सिक्योरिटी के साथ ट्रकों में भर दिए जाते हैं। इनको देश भर में पहुंचाने के लिए ट्रेन का भी यूज किया जाता है। नासिक से ट्रेन बॉम्बे भेजी जाती है और वहां से बम्बई की खपत के हिसाब से बहुत सारे स्टैम्प पेपर ओल्ड कस्टम हाउस आते हैं। फिर लाखों करोड़ों रुपए के स्टैम्प पेपर पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। लेकिन इनको ट्रेन के बॉम्बे पहुंचने से पहले चोरी को अंजाम देना था। लेकिन मुश्किल ये थी कि रेलवे सिक्योरिटी के नाक के नीचे से चोरी करी कैसे जाए। फिर ये रेलवे स्टेशन पर जाकर पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हैं। पेपर्स को डबल चेक करने के बाद पूरे माल को नोट किया जाता है। फिर उनको बक्सों में डालकर सरकारी सील लगा दी जाती है और उसके बाद उसे मालगाड़ी में रख दिया जाता है। अब मान लो मालगाड़ी में चोरी करके ये ना भी पकड़े जाएं, लेकिन इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। अब प्लान ऐसा बनाना था कि चोरी एक बार नहीं बार बार की जा सके। अब उनका पहला निशाना था स्टेशन मास्टर साहिब राव कदम। अब्दुल को पता था कि हर इंसान की कोई न कोई कीमत होती है, इसलिए वो साहिब राव कदम को खरीदने पहुंच जाता है। लेकिन कौशल किसी को एक चवन्नी भी देना नहीं चाहता था। फिर अब्दुल उसे समझाता है कि ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमें पूरी टीम बनानी पड़ेगी। फिर वे एक ऐसी प्रेस में जाते हैं जहाँ फिल्मों के पोस्टर छपा करते थे। वे वहां से स्टैम्प पेपर छापने के लिए एक डाई बनवाते हैं। अब उन्हें जरूरत थी तो एक प्रिंटिंग प्रेस की। फिर वे एक चाचा को अपने अंडर करते हैं और उसे कहते हैं कि दिन में तुम अपने शादी ब्याह के कार्ड छापो, रात को हम अपना काम करेंगे और इस काम के बदले हम आपको पैसे देंगे। दोनों की ही रोजी रोटी चल जाएगी। अब स्टैम्प पेपर की छपाई शुरू हो जाती है। इनका प्लान था असली पेपर निकाल के वहां नकली पेपर्स रखना, ताकि काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। ये चाहते तो ये नकली स्टैम्प पेपर सीधा ही मार्केट में बेच सकते थे, लेकिन इससे ये पकड़े जाते। कौशल अभी भी डर रहा था, लेकिन अब्दुल समझाता है कि ये स्टैम्प पेपर भारत के अलग अलग कोने में पहुंच जाएंगे और मान लो पता भी चल जाए कि ये स्टैम्प पेपर सही नहीं है तो कौन उल्टी कड़ियां जोड़कर हमारे पास आएगा। सरकार को कहाँ इतना टाइम है, वे इसे मिस प्रिंटिंग समझकर फेंक देंगे। अब ट्रेन
बॉम्बे पहुंचने से पहले वे चोरी को अंजाम देते हैं। वे बक्से में से असली पेपर्स निकालकर वहां नकली पेपर रख देते हैं और उसके ऊपर सरकारी मोहर लगा देते हैं और अपने काम को अंजाम देकर वे स्टेशन मास्टर को उसकी मोहर वापस कर देते हैं। अब अगला स्टेप था कि स्टैम्प पेपर्स को बेचा कैसे जाए। फिर वे स्टैम्प पेपर बेचने गणेश कांबले के पास जाते हैं। वे चाहे उसे कितना भी सस्ता स्टैम्प पेपर लगा दे, लेकिन उसकी खपत एक महीने में 3-4 पेपर्स की थी। फिर वो उन्हें कारपोरेट वाले वकील के पास जाने को कहता है, लेकिन इनका प्लान था कि हर छोटे बड़े वकील को जाकर स्टैम्प पेपर बेचना। स्टैम्प पेपर बच के इनकी कमाई तो अच्छी हो रही थी, लेकिन इनका माल बल्क में नहीं बिक रहा था। इनके पास समुद्र भर कर स्टैम्प पेपर पड़े थे, लेकिन ये सिर्फ लोटा भर ही बेच पा रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको सिर्फ 30 से 35 हजार का ही फायदा होता है। कौशल सेटिस्फाइड था, लेकिन अब्दुल खुश नहीं था। अब 2 नंबर का पैसा कमाया है तो इसे उड़ाएंगे भी, इसलिए कौशल अब्दुल को डांस बार में ले जाता है। कौशल लड़कियों पर पैसा उड़ाता है, लेकिन उन पर उड़ाया एक एक नोट अब्दुल को चुभ रहा था। फिर अब्दुल का भी दिल एक लड़की पर आ जाता है, लेकिन अब्दुल को अपनी औकात का पता था, इसलिए वो वहां से बाहर आ जाता है। फिर अब्दुल का भाई सलीम भी उसके पास काम करने के लिए आता है, लेकिन अब्दुल उसे अपनी अम्मी की जिम्मेदारी देकर गांव वापस भेज देता है। फिर वे अपना माल बेचने कॉर्पोरेट वाले वकील के पास जाते हैं। उसकी लागत एक महीने में 80 से 100 पेपर्स की थी और वो भी 500 वाले, लेकिन वो स्टैम्प पेपर उसी से खरीदता है जिनके पास लाइसेंस है। फिर वो गणेश कांबले की हेल्प से लाइसेंस अप्लाई करता है। एजेंट कहता है कि लाइसेंस एप्लीकेशन लगा तो देता हूँ, लेकिन ये भराड़े के पास जाकर अटक जाएगी। अब्दुल टेंशन में था। कौशल उसे समझाता है कि अपना जैसा भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है, रोज के 10-12 पेपर बिक जाते हैं, लेकिन अब्दुल को हर रोज हजारों स्टैम्प पेपर बेचने थे, क्योंकि वो अपनी ऐसी औकात बनाना चाहता था कि बार डांसर पर पैसे उड़ा सके। फिर एक रात उनके मोहल्ले में पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस वाले उनके पास भी आते हैं, लेकिन उनको शक भी नहीं होता कि यहाँ क्या गैर कानूनी काम चल रहा है। फिर वे पड़ोस से नकली दारू बेचने वाले को पकड़ कर ले जाते हैं। अब उनको कोई ऐसी जगह का इंतजाम करना था जहाँ मामू लोग ना पहुँच पाए। फिर अब्दुल दिमाग चलाता है कि क्यों ना मामू लोगों के साथ दोस्ती ही कर ली जाए। फिर वो 20,000 पुलिस फंड में देता है और वो फंड वो पुलिस के हाथों दरगाह में डोनेट करवा देता है। इससे कौमी एकता मिसाल भी कायम हो जाती है और पुलिस वालों की फोटो भी पेपर में आ जाती है। अब पुलिस के साथ दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन कौशल झावेरी खुश नहीं था। जब अब्दुल पुलिस वालों के साथ बार में बैठा था, तब कौशल अकेला बैठा अंदर ही अंदर उबल रहा था। अब्दुल इंस्पेक्टर डोबे से पूछता है कि मुझे वेंडर लाइसेंस बनवाना है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? डोबे कहता है कि तुम्हारी हेल्प तुकाराम ही कर सकता है, पैसा फेंको और जो चाहे काम करवा लो। लेकिन कौशल को लाइसेंस के लिए एक भी पैसा उड़ाना चुभ रहा था। फिर अब्दुल तुकाराम के एनजीओ पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जुबैन और सुलेमान नाम के 2 लड़कों से होती है। अब्दुल कहता है मैं तुकाराम साहब का जन्मदिन मनाना चाहता हूँ और उस दिन मैं उन्हें 50,000 रुपए भी डोनेट करूंगा। और इस तरह से अब्दुल का कनेक्शन तुकाराम के साथ बन जाता है। कौशल की अब्दुल के साथ दूरियां बढ़ती जा रही थी। कार में अब्दुल तुकाराम को 50,000 रुपए देता है और कहता है कि मुझे वेंडर लाइसेंस चाहिए। फिर तुकाराम अब्दुल को ऑफिसर भराड़े के पास ले जाता है। वेंडर लाइसेंस की सभी एप्लीकेशंस इनके पास ही आती थी। भराड़े कहता है कि अब्दुल की एप्लीकेशन से पहले 1500 एप्लीकेशन है और उनमें से 800 तो आपकी ही पार्टी में से हैं। इतने कंपटीशन में क्या ही कमा लेगा। फिर तुकाराम कहता है कि भाई 100-200 होते तो मैं देख लेता, अभी इतनी एप्लीकेशन में तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। अब्दुल वहाँ से उठकर आ जाता है। फिर मायूस होकर अब्दुल अपने अड्डे पर जाता है। वहाँ उसका पार्टनर कौशल दारू के नशे में बैठा था। वो कहता है कि कभी तुम दरगाह पे, कभी तुकाराम, कभी पुलिस वालों को खूब पैसा उड़ा रहे हो। ये पैसा क्या तुम्हारे अकेले का है जो उड़ाता फिर रहा है? अब्दुल कहता है ये आइडिया मेरा ही था, अगर लाइसेंस मिल गया तो मेरी अकेले की नहीं बल्कि दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। कौशल कहता है कि ये सब मिलकर तुम्हें चू बना रहे हैं और ये बात अब्दुल को चुभ जाती है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। कौशल कहता है कि मेरे बिना तेरी औकात कुछ भी नहीं है। फिर अब्दुल कहता है कि तू औकात से अकल नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं अकल से औकात बनाऊंगा। अब्दुल की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी। कौशल भी उसका साथ छोड़कर चला गया था। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं अब्दुल तुकाराम के पास जाता है और उसे कहता है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, टिकट लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और इंडिपेंडेंट खड़े हो गए तो बहुत सारा पैसा लुटाना पड़ेगा, इसलिए आप मुझे लाइसेंस दिला दो। इलेक्शन तक जितना कमाऊंगा आधा तुम्हारा। फिर वे दोनों यूनाइटेड शक्ति पार्टी हेड ऑफिस में जाते हैं। तुकाराम अब्दुल की मुलाकात गरिमा तलपड़े मैडम से करवाता है। वो मैडम को फुल सपोर्ट करने की बात करता है और बदले में लाइसेंस की डिमांड करता है। फिर वे दोबारा भराड़े के पास जाते हैं,
लेकिन अब की बार उनके पास मैडम गरिमा तलपड़े की सिफारिश थी। भराड़े का मुंह उतर गया था क्योंकि उसे खाने को कुछ नहीं मिला था, लेकिन सिफारिश तगड़ी थी, काम तो करना ही पड़ेगा। जो इंसान दूसरों को माफ कर देता है वो आदमी महान बन जाता है। इसलिए अब्दुल भी महान बनने के लिए कौशल के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे लाइसेंस मिल गया है, तुम चाहो तो अब भी मेरे साथ काम कर सकते हो। लेकिन कौशल अपने काम से खुश था, इसलिए वो अब्दुल को धक्के देकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि हिसाब अब भी बाकी है। अब जो कि अब्दुल का लाइसेंस बन गया था तो वो खुल के काम करने लगा। पहली बार उसने हालातों को अपने आगे झुकाया था। अब उसका धंधा 24 घंटे धड़कने लगा था। काम इतना ज्यादा था कि उसने खानापुर से अपने भाई सलीम को भी बुला लिया था। तुकाराम के एनजीओ से जुबैन और सुलेमान को भी उसने अपने साथ काम करने में लगा लिया। अब वे महीने में एक बार की बजाय हर रोज ट्रेन में अपना हाथ साफ करते थे। अब गणेश कामले भी उनके साथ मिल गया था। अब वे बड़े बड़े बिल्डरों को माल पहुंचाने लगे थे। अब्दुल को समझ थी कि जंगल में शिकार करने वाले सबसे खतरनाक दो ही जानवर होते हैं, शेर और लकड़बग्गे। शेर जो भी खाता है उसका बचा हुआ लकड़बग्गे खत्म कर देते हैं। इसलिए अब वो सिस्टम के लकड़बग्गों को भी अपने साथ मिला लेता है, क्योंकि जब तक लकड़बग्गों को खाना मिलता रहेगा वे शेर के वफादार बने रहेंगे। शौकत भाई ने अपना घर अब्दुल की बेटी के नाम कर दिया था, इसलिए अब्दुल ने भी एक घर ले लिया और शौकत भाई की बेटी के नाम कर दिया। अब अब्दुल ने कार भी ले ली थी। कुछ दिन बाद सरकार बदल जाती है। कमान हाथ में आई भव्य ईमानदार के, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल मोरे के हाथ में था। बस ये समझ लो कि मोरे सरकार का वजीर था। जीत की खुशी में पार्टी चल रही थी, इसलिए अब्दुल मोरे से मिलने जाता है। अब्दुल को पता था कि सिस्टम में रहना है तो सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा। वो कहता है कि जितना गरिमा तलपड़े को दिया करता था अब वो सारा आपके पास पहुंच जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी के गुजर जाने के बाद उसके दोनों बेटे फैक्ट्री के लिए सरकारी लड़ाई लड़ रहे थे। फिर उनमें से एक भाई भव्य इनामदार से मिलने जाता है। भव्य इनामदार जागृति मिल का आधा हिस्सा मांग लेता है। फिर वे एक बड़ा वकील करते हैं। वो कहता है कि हमें कोर्ट में साबित करना होगा कि 5 साल पहले ही इनके पिताजी ने वो फैक्ट्री इनके नाम कर दी थी। अब उनको चाहिए थे 1989 से पहले के स्टैम्प पेपर। तभी मोरे को याद आता है कि इतना बड़ा रिस्क सिर्फ एक ही आदमी ले सकता है, अब्दुल करीम तेलगी। अब अब्दुल वे पेपर्स तैयार कर लेता है। उनकी कीमत लाखों रुपए में थी। भराड़े उसे समझाता है कि इतना बड़ा रिस्क मत लो, लेकिन वो कहता है कि हमारे ऊपर इनामदार साहब का हाथ है। फिर भराड़े कहता है कि तलपड़े मैडम का क्या हुआ, नेताओं से इतनी जल्दी नाते नहीं तोड़ने चाहिए। अब्दुल कहता है तलपड़े मैडम चल पड़े, लेकिन विधानसभा में तलपड़े मैडम सवाल पूछती है कि सरकारी दस्तावेजों पर जिस वेंडर की मोहर लगी है उसे तो पिछले साल ही लाइसेंस मिला है, तो 5 साल पुराने कागजात पर उसकी मोहर कैसे आई। वो पूरे मामले की बारीकी से जांच करने की डिमांड करती है। अब ये साबित हो जाता है कि वे पेपर्स नकली हैं, इसलिए उसका भाई केस जीत जाता है। अब तलपड़े मैडम भराड़े से भी नाराज थी। वो कहती है ना भव्य इनामदार को कुछ होगा ना तुकाराम को, अब सारा मामला तुम पर आएगा, इसलिए तुम सारी बात अब्दुल पर डाल दो। अब सिस्टम के सारे लकड़बग्गे शेर को समझाते हैं कि तुम्हें ही सारा इल्जाम अपने सिर पर लेना होगा, यही तो पॉलिटिक्स है। एंड में सब सफेद कपड़े वाले बचकर निकल ही जाते हैं। फिर कोर्ट अब्दुल का वेंडर लाइसेंस कैंसिल करके तुरंत जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश देती है। अब्दुल के हाथों ने जिन जिन लकड़बग्गों को खाना खिलाया था वे लकड़बग्गे अभी भी उसके खाने का स्वाद भूले नहीं थे, इसलिए उसे पकड़कर ले जाने वाले सभी पुलिस वाले एक एक करके गायब हो जाते हैं। फिर गणेश कामले कहता है भैया इधर नहीं जाना, हमें तो खिसकना है। अब कानून के हाथ अब्दुल को पकड़ने के लिए छोटे रह गए थे, लेकिन तलपड़े मैडम संसद भवन में फिर से हंगामा कर देती है और उन 5 लकड़बग्गों को डांट पड़ती है और अभी की अभी अब्दुल करीम तेलगी को पकड़कर लाने का ऑर्डर मिलता है। फिर रात को पुलिस अब्दुल करीम तेलगी को पकड़ने उसके घर जाती है। ऊपर से ऑर्डर आया था, मानना तो पड़ेगा ही। वे जबरदस्ती अब्दुल को उठा लेते हैं, फिर उसे जेल भेजा जाता है। अब सिस्टम में सभी को इन खिलाने वाले हाथों का पता चल गया था, इसलिए अब्दुल को जेल में थोड़ा बहुत VIP ट्रीटमेंट मिलता है। फिर जेल में अब्दुल की मुलाकात JK से होती है। वो एक मशीन मैकेनिक था। वो अब्दुल को एक सिक्का देता है और कहता है कि जब भी आप इसको देखेंगे आपको मेरी याद आएगी। आप जब बाहर आओ तो मुझसे मिलने आना, साथ मिलकर काम करेंगे। 1996 में अब्दुल की रिहाई हो जाती है। शौकत भाई अब्दुल को मिलने जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मेरी बेटी से मिलने की कोई जरूरत नहीं, हो सके तो उसे फोन पे 3 बार तलाक बोल देना। फिर वे उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं ताकि अब्दुल अपने गाँव जा सके, लेकिन अब्दुल को भीख नहीं चाहिए थी। वो गाँव नहीं जाता बल्कि अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जाता है और कहता है कि वक्त बुरा होने से आदमी बुरा नहीं होता। फिर वो अपने साथियों को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जब धंधा शुरू करूंगा तो फिर से बुला लूंगा। उनके साथियों का उसे छोड़कर जाने का दिल ही नहीं था। वो सलीम को भी वापस खानापुर भेज देता है। अब सब कुछ खत्म हो गया था। अगले दिन जब वो अपनी वाइफ के साथ सब्जी लेने जाता है तो उसके पेजर पर एक मैसेज आता है, कॉल मी। और जब अब्दुल उस नंबर पे कॉल करता है तो फोन दूसरी तरफ से JK उठाता है।
जेके कहता है पैसा बनाना है तो नासिक आ जा। फिर जेके अब्दुल को रिसीव करता है और अपने अड्डे पर ले जाता है। वो बताता है कि नासिक में जब कोई मशीन खराब हो जाती है तो वे मुझे ही बुलाते हैं। जब मैं नासिक प्रेस में मशीन ठीक करने गया था तो मेरी मुलाकात वहाँ बापट और छतरे से हुई थी। उनके पास खतरनाक प्लान है। फिर जेके अब्दुल की मुलाकात बापट और छतरे से करवाता है। छतरे प्रिंटिंग क्वालिटी चेक करता था। वो बताता है कि नासिक प्रेस में बहुत टाइट सिक्योरिटी है, बिना परमिशन कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जो असली स्टैम्प पेपर होता है उसका पेपर डिजाइन कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। इस प्रेस में हर रोज लाखों पेपर छपते हैं, बस उसी समंदर में से हमें चुल्लू भर पानी निकालना है। समझाता हूँ कैसे। जब पेपर छपते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक होती है। माल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर नोट किया जाता है कि कितना माल एक्सेप्ट हुआ, कितना माल रिजेक्ट हुआ। अब करना यह है कि हम रिजेक्टेड माल में एक्सेप्टेड माल डाल देंगे और आंकड़ा चेंज कर देंगे। फिर हर रोज 600-700 पेपर चुरा लिया करेंगे। अब्दुल पूछता है हर रोज कितना माल रिजेक्ट होता है। वे बताते हैं 50 से 60 पेपर। फिर अब्दुल कहता है कि बकवास आइडिया है, तुम 600-700 पेपर रोज चुराओगे तो एक ना एक दिन चोरी पकड़ी जाएगी और तुम लोग अंदर जाओगे। ये प्लान तभी कामयाब हो सकता है जब प्रेस का सबसे सीनियर ऑफिसर हमारे साथ होगा। फिर अगले दिन जेके अब्दुल को पुरानी मशीनों की ऑक्शन में उसी प्रेस में ले जाता है। वहाँ जेके कहते हैं कि यही है सीनियर ऑफिसर मधुसूदन मिश्रा, जाओ कर लो बात। लेकिन अब्दुल की नजर तो स्टैम्प पेपर छापने वाली पुरानी मशीन पर थी। फिर अब्दुल कहता है कि प्लान चेंज हो गया, यानी अब वो इस मशीन को यहाँ से बाहर ले जाने की सोच रहा था ताकि खुद के ही ओरिजिनल स्टैम्प पेपर छाप सके। तो देखते हैं 4th एपिसोड में क्या होता है। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। 4th एपिसोड में हम देखते हैं अब्दुल एक तोहफा लेकर मधुसूदन मिश्रा के घर जाता है, लेकिन मधुसूदन मिश्रा कानून की तीसरी किताब थी। वो पार्सल को पूरा ठोक बजा कर देखता है और फिर उसको अब्दुल से ही खुलवाता है। उसमें एक महंगी घड़ी थी। मिश्रा जी घड़ी देख ही रहे थे कि अब्दुल वहाँ से खिसक लेता है। घड़ी वाले बॉक्स में अब्दुल करीम तेलगी ने अपना मोबाइल नंबर भी डाला था। रात को भोपट और छतरे अब्दुल को बताते हैं कि स्टैम्प पेपर छापने वाली मशीन को 3-4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है। फिर अफसरों के आगे उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर मधुसूदन मिश्रा की निगरानी में सभी पार्ट्स को ऑक्शन में लाया जाता है और अलग अलग लोगों को बेच दिया जाता है। लेकिन जो सबसे जरूरी पार्ट है यानी प्लेट्स, वो ऑक्शन में नहीं जाती क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसलिए भूल जाओ इस प्लान को। लेकिन अब्दुल कहता है कि मेरे होते हुए चिंता मत करो। फिर अगले दिन अब्दुल के पास मधुसूदन मिश्रा का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब्दुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जब वो अंदर जाता है तो मिश्रा जी उसे कहते हैं कि तुम घड़ी देकर मेरा ईमान खरीदना चाहते हो। फिर मिश्रा जी उसे गले से पकड़ लेते हैं और बेइज्जत करके उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब्दुल के साथी उसे समझाते हैं कि तुम जेल जाते जाते बचे हो। अब्दुल कहता है यहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को पैसा तो किसी को रुतबा और इज्जत। हर इंसान की कोई ना कोई कीमत तो होती ही है। अगर पैसा कमाना है तो पहले उसको इज्जत दिलवानी पड़ेगी। फिर वो तुकाराम के पास जाता है। तुकाराम कहता है कि अगर उसका प्रमोशन करवाना है तो 20-25 पेटी लगेंगी। फिर अब्दुल कहता है कि मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ, आप 4 दिन बाद एयरपोर्ट पर आ जाना। फिर अब्दुल अपने घर के बाहर बैठकर अपनी वाइफ के घर से बाहर निकलने का वेट करता है और जैसे ही उसकी वाइफ घर से बाहर जाती है अब्दुल घर में जाता है और वहाँ से छुपाया हुआ एक बैग निकालता है। उसमें उसने इमरजेंसी के लिए कुछ रुपए छुपा रखे थे। फिर वो अपने मकान के पेपर्स लेता है और उन्हें एक लाला के पास गिरवी रख देता है। अब उसके पास करीब 25 लाख रुपए हो गए थे। फिर वो तुकाराम के साथ दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर को मिलने जाते हैं। वे कैबिनेट मिनिस्टर से मधुसूदन मिश्रा के प्रमोशन की बात करते हैं, लेकिन मिनिस्टर उनको डांट कर भगा देता है। मिनिस्टर का असिस्टेंट पी गुप्ता उन लोगों को अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि ये काम मुझ पर छोड़ दो। फिर अब्दुल बिना किसी गारंटी के 25 लाख का रिस्क ले लेता है और सारे पैसे कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंट पी गुप्ता को देकर आ जाता है। इस बात के लिए जेके भी उसे डांटता है, लेकिन अब्दुल कहता है पैसा बनाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तभी अब्दुल के पास पी गुप्ता का फोन आता है और वो खुशखबरी देता है कि प्रमोशन लेटर मिल गया है। अब्दुल फिर से मधुसूदन मिश्रा के घर जाता है और उन्हें बधाई देता है, लेकिन मिश्रा जी अब्दुल का लाया हुआ सामान डस्टबिन में फेंक देते हैं। जब मिश्रा जी अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो सब लोग उनका स्वागत तालियों से करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। अब मिश्रा जी को पता चल गया था कि वो जनरल मैनेजर बन गए हैं। मिश्रा जी फिर से अब्दुल को डांटने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैंने 10 साल मेहनत की तो भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला और एक बदमाश ने एक झटके में मेरी ईमानदारी खरीद ली। अब्दुल कहता है आपको जो प्रमोशन मिला है इसके आप हकदार थे। जिस सिस्टम ने 10 साल तक आपकी काबिलियत नहीं पहचानी, अब आपको उस सिस्टम के साथ रहना है या जिसने एक झटके में आपकी काबिलियत पहचान ली उसका साथ देना है।
अब फैसला आपका है। फिर मिश्रा जी घर जाकर डस्टबिन में से वो गिफ्ट उठाकर देखते हैं। उसमें जनरल मैनेजर की नेम प्लेट थी जो अब मिश्रा जी ने घर के बाहर लगा ली थी। अब मिश्रा जी उनके साथ मिल गए थे और उन्होंने एक सही मशीन को डिसकमीशन कर दिया। अब इस मशीन को भी पहले की ही तरह अलग अलग हिस्सों में नीलाम कर दिया जाएगा। ये पार्ट्स उनको मिलेंगे जो सबसे बड़ी बोली लगाएंगे। इसलिए सलीम, सुलेमान, जुबैन, जेके और अब्दुल, इन पांचों के नाम से अलग अलग कंपनी रजिस्टर करवाई जाती है। फिर वे ब्लैंक बीड सबमिट करते हैं ताकि जिसने भी सबसे बड़ी बोली लगाई हो अफसर उससे भी बड़ी बोली खुद लगा ले, क्योंकि वो भी अब्दुल के हाथ बिक चुका था। फिर उस मशीन के सारे पार्ट्स उन पांचों की कंपनियों को ही मिल जाते हैं। ये सारा काम मधुसूदन मिश्रा की देखरेख में ही होता है। प्रोसीजर के हिसाब से सारी प्लेट्स को ऑडिटर के सामने ही कट करना पड़ता है, लेकिन मधुसूदन मिश्रा असली प्लेट्स की जगह नकली प्लेट्स को डिस्ट्रॉय करवा देता है और असली प्लेट्स को वो अपने घर ले जाता है। फिर उस मशीन के सभी अलग अलग पार्ट्स मुंबई में चाचा की प्रेस में पहुंचा दिए जाते हैं। फिर वे भोपट और छतरे की मदद से मशीन को असेंबल कर लेते हैं, लेकिन उस सामान में प्लेट्स नहीं थी। फिर जब अब्दुल मधुसूदन मिश्रा से बात करता है तो मिश्रा जी कहते हैं कि मुझे उचित कीमत नहीं मिल रही और वो कीमत थी 21 लाख रुपए। फिर अब्दुल कहता है कि 21 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन आप ये हार रख लो, जैसे ही पैसा आया सबसे पहले आपको ही दूंगा। फिर वे उस पेपर में यूज होने वाली इंक का जुगाड़ करते हैं और उसके बाद वे कॉटन बेस्ड पेपर लेने पहुंच जाते हैं। इस पेपर का सिर्फ 2 ही जगह इस्तेमाल होता था, एक तो स्टैम्प पेपर में और दूसरा कॉलेज की डिग्री में। जब वे पहला पेपर छापकर उसकी क्वालिटी चेक करते हैं तो भोपट कहता है बधाई हो, आप बाप बन गए, स्टैम्प पेपर पैदा हुआ है। अब फाइनली अब्दुल ने वो काम कर दिया था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। फिर अब्दुल भराड़े के पास जाता है। जेल से आने के बाद वो पहली बार भराड़े के पास गया था। अब्दुल कहता है कि मुझे मेरे सभी साथियों के लिए लाइसेंस चाहिए, लेकिन भराड़े उससे बात करने में भी डर रहा था। फिर अब्दुल उसे दिखाता है कि उसके सभी पुराने साथी आज भी उसी के साथ हैं, यानी काम करो तो खुल के करो वरना ना करो। अब अब्दुल अपना नया ऑफिस खोल लेता है। सभी रिश्तेदार आते हैं, शौकत भाई भी आते हैं। शौकत भाई अपनी बेटी को कहते हैं कि एक स्टैम्प पेपर बेचकर 5-10 रुपए बचते होंगे, इसमें ऑफिस खोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन उनको नहीं पता था कि अब्दुल ने स्टैम्प पेपर बेचकर कितना माल जमा कर लिया है। अब सुलेमान नई बाइक लेकर आता है। फिर अब्दुल उसे धमकाता है कि हमें लोगों को अपने ऊपर शक नहीं होने देना, हम दौलत के चौकीदार हैं, मालिक नहीं। अब्दुल कहता है खाली मुंबई से काम नहीं चलेगा, अब हमें पूरे इंडिया में पेपर बेचने होंगे। अब्दुल का बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया था। अब उसने खुद का कुबेर का किला बना लिया था। अब तो उसने हजारों लोगों को जॉब भी दे दी थी। वे स्टैम्प पेपर बेचा करते थे। अब अब्दुल ने अपने भाई सलीम को कर्नाटक में ऑफिस खुलवा के दे दिया। अब ये पैसे कमा नहीं रहे थे बल्कि बना रहे थे। अब्दुल भी खुश था और उसके सारे लक्कड़ बग्गे भी खुश थे। अब्दुल ने वापस अपना सिस्टम सेट कर दिया था और इस सिस्टम का रिमोट अब अब्दुल के ही हाथ में था। लेकिन उसे नहीं पता था कि कर्नाटक में भी बहुत सारे लक्कड़ बग्गे हैं जो भूखे हैं। फिर अब्दुल बेंगलोर जाता है और वहाँ फाहिम शेख से मिलता है जो एक करप्ट मिनिस्टर था। मिनिस्टर उसे अपने सभी धंधों में 10% इन्वेस्ट करने को कहता है। अब्दुल मान जाता है। फिर अब्दुल सलीम को कहता है कि अगर सिस्टम से भिड़ना है तो अपने पास भी जनता की भीड़ होनी चाहिए। जिसके पास लोगों की भीड़ होती है उसे कोई भी छू नहीं पाता। फिर अब्दुल सलीम को कहता है कि पूरे खानापुर को ले जाकर बाबा अजमेर शरीफ की दरगाह में हाजिरी लगा कर आ और फिर खानापुर की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे। अब वे खानापुर में खुद का ही एक बड़ा घर ले लेते हैं। अब शौकत भाई भी इस दुनिया से चलाना कर जाते हैं। फिर जून 1998 में वे अपने ऑफिस में एक मीटिंग रखते हैं। अब्दुल को समझाया जाता है कि अगर और ज्यादा माल बेचना है तो कंपटीशन खत्म करना होगा और उनका कंपटीशन सीधा सरकार से था। अब ये सरकार को तो अपने रास्ते से हटाने से रहे। फिर अब्दुल मधुसूदन मिश्रा के पास जाता है और उसे ये सरकारी प्रेस बंद करने के लिए कहता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी प्रेस नासिक प्रेस। मधुसूदन गुस्से में कहता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? पूरे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है ये प्रेस। अब्दुल कहता है परमानेंट ना सही, मेंटेनेंस के नाम पर कुछ दिन के लिए बंद की जा सकती है। एक बार मार्केट में स्टैम्प पेपर की किल्लत हो गई तो हमारे ही स्टैम्प पेपर बिकेंगे। अब अब्दुल ने सीधा सरकार से पंगा ले लिया था और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं नासिक प्रेस में मशीन ठीक करने के लिए इंजीनियर बुलाए जाते हैं। अगर मशीन अपने आप खराब हुई होती तो ठीक भी हो जाती, लेकिन इस मशीन को खराब किया गया था। अब बारी थी माल की, यानी कि जो माल ऑलरेडी दूसरे शहरों में जाने के लिए तैयार है उसको कैसे रोका जाए। फिर अब्दुल भराड़े को एक फ्लॉपी देता है और उसको आई लव यू कहता है। फिर जब ऑफिस जाकर भराड़े उस फ्लॉपी को कंप्यूटर में लगाता है तो सभी कंप्यूटर्स में आई लव यू नाम का वायरस फैल जाता है। अब भराड़े के ऑफिस में भी हाहाकार मच जाता है। ऐसा करने के
पीछे अब्दुल का मकसद ये था कि कौन से शहर में कितना माल भेजना है, ये सारा रिकॉर्ड इन्हीं कंप्यूटर्स में था। अब मान लो जहाँ पर 3000 पेपर्स भेजने थे वहाँ 30,000 पेपर्स जाएंगे, और जहाँ 30,000 पेपर्स भेजने थे वहाँ 3,000 जाएंगे, और फिर माल मिसमैच हो जाएगा तो वापस भराड़े के ऑफिस में आ जाएगा। और 20-25 दिन अब्दुल खूब माल छापेगा। कर्नाटक में सलीम भी खूब माल छाप रहा था। फिर अब्दुल उसे फोन करता है और कहता है कि खानापुर में लोगों की खूब भलाई करता जा, ताकि आगे जाके हालातों से लड़ना ना पड़े। तभी अब्दुल की मशीन बंद पड़ जाती है। वर्कर कहता है कि अगर इस मशीन से और काम लिया गया तो पेपर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसका मतलब अब टाइम आ गया था एक और मशीन बढ़ाने का। फिर अब्दुल मधुसूदन मिश्रा के पास 50 पेटी भेजता है और बदले में उनके लिए एक और मशीन का जुगाड़ हो जाता है। अब सारे मशीन मिलकर 24 घंटे पैसा छाप रहे थे, लेकिन पैसा चीज ही ऐसी है, मन में लालच आए बिना रहता नहीं है। सुलेमान लालची हो गया था, इसलिए वो अब हेरा फेरी करने लगा था। ये उसका रोज का काम हो गया था। उधर कैबिनेट सेक्रेटरिएट मुंबई में एक कमेटी बिठाई जाती है। भराड़े और मधुसूदन मिश्रा से ये जो मिसमैनेजमेंट हुई है इसका हिसाब मांगा जाता है। फिर वे उनसे 10 दिन का समय मांगते हैं ताकि सब कुछ पहले जैसे ठीक कर सके। उधर खानापुर में लोगों को खुश करने के लिए कभी स्कूल तो कभी शौचालय का उद्घाटन किया जा रहा था। लोग वहाँ पर सड़क बनवाने की डिमांड करते हैं। अब्दुल उनको आश्वासन देता है कि बहुत जल्दी ही सड़क बनवा दी जाएगी। फिर अब्दुल फरहीन शेख के पास फोन करता है और उसे बताता है कि पूरा खानापुर तो समझो अपने अंडर हो गया, अब टिकट देने का इंतजाम करो। फरहीन शेख कहता है इलेक्शन तो आने दो, देखेंगे। फिर अब्दुल कहता है कि हवा बदलने से पहले हमें कुछ लोगों की हवा निकालनी पड़ेगी। फिर अब्दुल मुंबई में एसीपी और डीसीपी के साथ भी दोस्ती कर लेता है। उधर सुलेमान अब भी अब्दुल को चुना लगा रहा था। तभी वहाँ अब्दुल आ जाता है। वो सुलेमान को कहता है कि मेरी कार खराब हो गई थी, चलो अड्डे पर चलते हैं। अचानक अब्दुल के आ जाने के कारण सुलेमान के रंग उड़ गए थे। फिर गोडाउन में जाकर अब्दुल पूछता है कि मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, तेरे नाम से लाइसेंस लिया, गोडाउन दिया, मशीन लगवा कर दी, सारे पैसे भी तेरे पास ही थे, फिर भी तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। फिर सुलेमान कहता है तो क्या हो गया, समुंदर से एक कटोरी पानी निकाल लिया तो कोई फर्क पड़ गया, तुम कौन सा सारा दिन अच्छे काम करते हो। ये बात सुनकर अब्दुल को गुस्सा आ जाता है। वो सुलेमान को मार मार के उसकी सारी चर्बी उतार देता है। जुबैन अब्दुल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब्दुल को पता था कि अगर ये जिंदा बच गया तो बाहर जाके सारा भंडा फोड़ देगा, इसलिए अब्दुल उसको ठिकाने लगा देता है। अब सन 2000 का समय था और महाराष्ट्र में डीएसजी पार्टी की सरकार आ गई थी। उन्होंने यूनाइटेड शक्ति पार्टी के साथ अलायंस कर लिया था। फिर अब्दुल तुकाराम को बधाई देता है। तभी अब्दुल को वहाँ पर नाचते हुए लोगों में से एक आदमी सुलेमान के जैसे लगता है और उसे देखकर अब्दुल की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसकी वाइफ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे टेंशन ना लेने की सलाह देता है, लेकिन इतने में अब्दुल के पास टेंशन भरा फोन आ जाता है। दरअसल कुछ गुंडों ने उसके अड्डे पर आकर उसके आदमियों को पीटा और वहाँ आग लगा दी। फिर उसके साथी पुलिस वाले कहते हैं कि जब भी कोई नई पार्टी आती है तो अक्सर ऐसा होता है, अभी नए लोगों को खिलाने का वक्त आ गया है। फिर अब्दुल पैसों से भरा बैग लेकर यादव के पास जाता है और उनसे खुल के धंधा करने के लिए आशीर्वाद मांगता है। अब यादव साहब उसे एक खाली गोडाउन दे देते हैं। जेके अब्दुल को कहता है कि ऐसे कई गोडाउन हम खरीद सकते हैं, लेकिन आपने यादव से क्यों लिया। फिर अब्दुल कहता है सरकार उसकी, जगह उसकी, तो लोगों की नजरों में हम भी उसके। अब यहाँ हमें तंग करने के लिए कौन आएगा, हमें बहुत माल छापना है, इसलिए हमें ऐसी और कई जगह लेनी पड़ेगी। अब कर्नाटक में भी इलेक्शन होने वाले थे। अब अब्दुल की सलीम को इलेक्शन में खड़ा करने की पूरी तैयारी थी, इसलिए लोगों से कई तरह के वादे किए जाते हैं। कुछ दिन बाद 31 दिसंबर सन 2000 की रात आती है। अब्दुल जेके को लेकर नए साल का जश्न मनाने डिस्को में जाता है। वहाँ और भी कई छपरी नल्ले बेरोजगार बिजनेसमैन आए हुए थे। जो लड़की अब्दुल को पसंद थी, फिर अब्दुल उसके ऊपर पैसे लुटाता है। जेके को बहुत अजीब लगता है, जैसे फर्स्ट टाइम अब्दुल को अजीब लगा था। तभी वहाँ पर बैठा एक छपरी उठता है और जाकर उसी लड़की पे खूब पैसे उड़ाता है। ये बात अब्दुल को जमती नहीं। फिर वो और पैसे मांगता है और जाकर उसी लड़की पे उड़ा देता है। फिर उन दोनों में पैसे लुटाने का कंपटीशन हो जाता है। दूसरी पार्टी भी तगड़ी थी। फिर अब्दुल के पैसे खत्म हो जाते हैं। वो छपरी अब्दुल को औकात बोलकर छेड़ता है। फिर जेके अब्दुल को जबरदस्ती वहाँ से बाहर ले जाता है। फिर बाहर जाकर अब्दुल डिस्को के मालिक शटी को फोन करता है। उसके बाद अब्दुल फिर से अंदर आता है और छपरी को आवाज देकर कहता है रुक, और उसके बाद वो लड़की पे इतना पैसा लुटाता है कि सिस्टम हैंग हो जाता है। छपरी को नहीं पता था कि उसका पंगा किससे पड़ गया। जेके खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है। उसे पता था कि जो भी हो रहा है सही नहीं है। फिर वो छपरी को आवाज देता है औकात।
जब सुबह अब्दुल उठता है तो उसका फोन बजता है। फोन था मधुकर डोंबे का। वो कहता है, अब्दुल तू बहुत बड़ा चू है जो बार में एक लड़की के ऊपर 90 लाख उड़ा दिए। अब्दुल कहता है किसी ने गलत अफवाह उड़ा दी। वो लड़की भी रात को अब्दुल के ही कमरे में थी। तभी तुकाराम का फोन आता है। वो कहता है मेरे पूरे इलेक्शन में 90 लाख खर्च नहीं हुए और तूने एक झटके में लड़की के ऊपर उड़ा दिए। तभी रावत का फोन आता है। वो कहता है कि पिछला हिसाब फिनिश, अब नई डील के अकॉर्डिंग हिसाब होगा। तभी जेके का फोन आता है। वो कहता है कि सुबह से 50 फोन आ चुके हैं, अब ये सभी भूखे लकड़बग्गे हमें काटने को दौड़ रहे हैं। शराब के नशे में अक्सर इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, और ऐसा ही कुछ अब्दुल के साथ भी हुआ था। और इसी के साथ 5th एपिसोड का भी एंड हो जाता है।